स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं कहानी वार्ता और मैं हूं आप सबका दोस्त विक्रम। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारा चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यदि थोड़ी बहुत बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दे तो उसे इग्नोर कीजिएगा। बारिश का मौसम है, इस गर्मी में बारिश अच्छी लग रही है। खैर, आज हम तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं, ताकत का खेल, अनिल मोहन जी का देवराज चौहान सीरीज का। पिछले पार्ट में हमने उसे जहां छोड़ा था, देवराज चौहान का मुकाबला एक सांप जैसे, वो पता नहीं, मैं उसे विजुअलाइज नहीं कर पाया वो क्या जीव था। जैसा कहानी में लिखा हुआ है कि सांप जैसा है जिसके पैर हैं, मुंह उसका शेर जैसा है। खैर, बड़ी अजीबोगरीब कल्पना थी। कैसे न कैसे देवराज चौहान ने उससे अपना पीछा छुड़वा लिया था। अब आगे चलते हैं और शुरू करते हैं ताकत का खेल पार्ट 3। जॉर्जी को होश आया। अभी रात ही थी। उसने खुद को पेड़ों के बड़े बड़े पत्तों के बिछौने पर पाया। पास ही सूखी लकड़ियों का अलाव जल रहा था। रह रहकर लकड़ियों के कड़कने की आवाज उठने लगती थी। उन जलती लकड़ियों की वजह से जॉर्जी को सर्दी का कम एहसास हो रहा था। शायद उनकी गर्मी की वजह से ही उसकी बेहोशी जल्दी टूट गई थी। 2 पल तो जॉर्जी उन जलती लकड़ियों को देखती रही, फिर ज्यों ही बीता वक्त याद आया, वो हड़बड़ा कर उठ बैठी। आग की रोशनी में उसका खूबसूरत चेहरा सुर्ख होकर तपता सा लग रहा था। सेकंडों में ही उसे सब कुछ याद आ गया। सर्प जीव को याद करके वो सिहर उठी। तभी उसकी निगाह देवराज चौहान पर गई, जो सिगरेट का कश लेता चंद कदमों के फासले पर टहलता सा नजर आ रहा था। जॉर्जी की निगाह अपने कपड़ों पर गई। सर्प सर्प जीव की लुढ़कियों की वजह से उसकी शर्ट चीथड़ा बनकर झूल रही थी। ब्रा पूरी तरह से चमक रही थी और आग की रोशनी में इस वक्त वो दुनिया के सबसे जरूरतमंद और खूबसूरत युवती लग रही थी। इस हाल में भी जॉर्जी को यह बात अखरी कि देवराज चौहान उसके शरीर पर जरा भी ध्यान नहीं दे रहा था। हेलो। जॉर्जी को अपनी आवाज बेदम सी लगी। वो कमजोरी महसूस कर रही थी। देवराज चौहान ठिठका, जॉर्जी को देखा, फिर पास आ गया। कैसी तबीयत है? स्वर बेहद शांत था देवराज चौहान का। ठीक है, कमजोरी है, जैसे शरीर में जान ही न बची हो। देवराज चौहान ने कमीज उतारी और उसकी तरफ उछाल दी। पहन लो। जॉर्जी कमीज को गोद में रखे देवराज चौहान को देखने लगी। देवराज चौहान ने कश लेकर अंधेरे में नजरें दौड़ाई। बिना कमीज के मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? जॉर्जी धीमे स्वर में बोली। बेकार की बातें मत करो। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ऐसी बातें मुझे पसंद नहीं। जॉर्जी ने गहरी सांस ली और शरीर पर पड़े कमीज के चिथड़े उतारने लगी। वो देख रही थी कि शायद देवराज चौहान उसे देखे, परंतु देवराज चौहान की चीते जैसी निगाह तो आने वाले खतरे को भांप रही थी कि पहले जैसा कोई और खतरा अचानक ना आ जाए। जॉर्जी ने कमीज पहनी और बटन बंद करने लगी। उसकी निगाह जलती आग में चमकते देवराज चौहान के शरीर पर थी। बिना कमीज के उसकी मांसपेशियां स्पष्ट झलक रही थी। तभी उसके ख्यालों में वो सर्प जीव आया तो बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। ओ गॉड! पल भर के लिए उसने आंखें बंद की, फिर खोल ली। मुझे तो विश्वास ही नहीं आ रहा कि मैं बच गई हूं। उस समय मौत को करीब पाकर मैं तो वक्त से पहले ही मर गई थी। अगर उस पर गोली अगर अगर मैं उस पर गोली चलाता तो तुम किसी भी हालत में ना बचती। सॉरी। अगर मैं उस पर गोली चलाता तो तुम किसी भी हालत में ना बचती। दोस्तों, ये किताब थोड़ी सी फटी हुई है और इसकी जो प्रिंटिंग है, मैंने पिछली बार भी कहा था, थोड़ी सी गड़बड़ है, तो इस तरह की गलतियों को माफ कर दीजिएगा। अगर मैं उस पर गोली चलाता तो तुम किसी भी हालत में न बचती। गुस्से में वो पटक पटक कर तुम्हें मार देता। शायद। जॉर्जी ने सूखे होंठों पर जीभ फेरी। तुमने क्या किया था उस लकड़ी का? उसके खुले मुंह में फंसा दिया था। तुम मर भी सकते थे। हाँ, ये खतरा उठाना जरूरी था, वरना तुम न बचती। जॉर्जी उसे देखती रही, फिर बोली। मुझे बचाने के लिए तुमने अपनी जान खतरे में डाली।
देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा। मैं तुम्हें अच्छी लगती हूँ देवराज चांद। देवराज चांद की निगाह जॉर्जी के चेहरे पर जा टिकी। इसमें कोई शक नहीं कि अलाव की आग की सुर्ख रोशनी में वो इंतहाई खूबसूरत लग रही थी। उसके चेहरे पर दुनिया भर का भोलापन चमक रहा था। जलती आग की रोशनी ने उसकी खूबसूरती को चार चांद लगा दिए थे। तुम कहते क्यों नहीं कि मेरी तरह तुम भी मुझे प्यार करने लगे हो? वो पुनः बोली। दोनों बाहें उसकी तरफ फैला दी। आओ, मेरे पास आओ। देवराज चांद आगे बढ़ा और दो कदम पहले ही ठिठक कर घुटनों के बल आधा नीचे झुका और सामान्य लहजे में उसकी आंखों में देखते हुए कह उठा, मैंने तुम्हें बचाया। इस बात को लेकर मुझे गलत मत समझो। तुम औरत हो या खूबसूरत हो, इस कारण मैंने तुम्हें नहीं बचाया। तुम्हारी जगह 80 बरस का बूढ़ा होता तो भी मैं यही करता जो कर चुका हूं। किसी का जीवन मैं बचा सकता हूं तो जरूर बचाता। मुंह फेर कर वहां से चला नहीं जाता। जॉर्जी अपलक देवराज चांद को देखती रही। कुछ पल बीत गए। सच कहते हैं, जॉर्जी ने अपनी फैली बाहें नीचे कर ली। तुम जा भी सकते थे। सॉरी, सच कहते हो। जॉर्जी ने अपनी फैली बाहें नीचे कर ली। तुम जा भी सकते थे। अपनी जान मेरे लिए खतरे में क्यों डालते? मेरे लिए तुमने अपनी जान खतरे में ही नहीं डाली, इंसानियत को सामने रखकर किया। लेकिन तुम किसी का जीवन क्या बचाओगे? माने हुए डकैती मास्टर हो। कई तुम्हारे हाथ से मरे होंगे। देवराज चांद ने कश लिया और सीधा खड़ा हो गया। कई मरे हैं, न तो गिनती है, न अंदाजा, लेकिन कोई बेगुनाह नहीं मरा। वो मरे हैं जिन्होंने मेरे साथ धोखा किया, जिन्होंने मेरी पीठ पर छुरा मारना चाहा, जो मौत पाने के हकदार थे। ये कौन तय करता है कि वो मौत पाने के हकदार ही थे? मैं तय करता हूं। उनके कर्म मेरे सामने होते हैं, जो उन्होंने किए होते हैं। देवराज चांद ने आसपास देखते हुए कहा, जो जीव तुम्हारी जान लेना चाहता था, तुम्हें अपने लपेटे में ले लिया था, उसका कोई कसूर नहीं था। बनाने वाले ने उस जीव को बनाया ही ऐसा। वो अपना कर्म कर रहा था, अपना पेट भरने के लिए अपना भोजन तलाश रहा था। उसने तुम्हें कैसे अपनी पकड़ में लिया? जॉर्जी ने घबराकर आंखें बंद कर ली और बोली, तब मैं घोड़े पर सवार पेड़ के नीचे से निकल रही थी। उस पेड़ पर था वो। उसके शरीर का पीछे का हिस्सा नीचे लटक रहा था। मैं ज्यों ही उसके शरीर से टकराई तो वो फौरन हरकत में आया और उसका शरीर मेरे गिर्द लिपटता चला गया। मैं कुछ भी समझ नहीं पाई कि एकाएक मैंने खुद को घोड़े से जुदा हवा में पाया, फिर अंधेरे में आगे आगे उसे भागते पाया। मैं दहशत से घबरा गई और चीखने लगी। देवराज चांद कुछ नहीं बोला। तुमने तुमने जिस तरह खतरे में पड़कर जिस समझदारी से उस पर काबू पाया, वैसा कर पाने की कोई सोच भी नहीं सकता, करने की हिम्मत भी इकट्ठी नहीं कर सकता। दूसरे की खातिर इस तरह मैंने किसी को खतरे में कूदते नहीं देखा। तुम्हारा मेरा रिश्ता ही क्या है, जो तुमने अपनी जान पर खेलकर मुझे बचाया? जॉर्जी ने आंखें खोली तो वहां आंसू रूपी पानी चमक रहा था। सच में, जिस औरत को तुम चाहते हो, नगीना नाम बताया था उसका, वो कितनी किस्मत वाली है कि उसे तुम जैसा मर्द मिला। इधर उधर नजरें मारते देवराज चांद कश लेने लगा। जॉर्जी की हालत अब पहले से बेहतर होती जा रही थी। 2-3 मिनट की खामोशी के बाद जॉर्जी बोली, वो कैसा जीव था? मैंने उस जैसा पहले कभी नहीं देखा था। उसके छिपकली जैसे पांव थे। वो मुझे लपेटे था तो मैंने उन पांवों को करीब से देखा था। वो किसी पुरानी सर्प प्रजाति का जीव था। ऐसे जीव लुप्त हो चुके हैं। वो यहाँ कैसे बच गया? मैं नहीं कह सकता। ऐसे जीव अकेले नहीं होते, इनका परिवार या फिर समूह होता है। देवराज चांद ने गंभीरता से कहा, मुझे डर है कि इस वक्त वो कहीं हमें घेरे में न ले रहे हों। यहाँ हम छिप नहीं सकते। ये जमीन उनकी जगह है। यहाँ का चप्पा चप्पा उनका है। बदला लेने के लिए वो हम पर हमला कर सकते हैं। जॉर्जी सिहर कर कांप उठी, हड़बड़ाकर उठी और दौड़कर देवराज चांद से जा सटी। देवराज चांद ने उसे अपने से जुदा किया। आराम से रहो, घबराने की जरूरत नहीं। अगर वो एक से ज्यादा हमें घेर रहे हैं तो हम खुद को उनसे नहीं बचा सकते। हो सकता है ऐसा कुछ भी ना हो, परंतु हमें सतर्क रहना है। देवराज चांद ने गंभीरता भरे स्वर में बोला। पास खड़ी जॉर्जी की घबराई निगाह भी अंधेरे में दूर दूर तक जाने लगी। टाइम क्या हुआ है? जॉर्जी ने सूखे होंठों पर जीभ
फेर कर कांपते स्वर में पूछा। 4 बज रहे होंगे, इसी के आसपास का वक्त होगा। मैं इस जंगल के भीतरी रास्ते को पूरी तरह मैं इस जंगल के भीतरी रास्तों से पूरी तरह अनजान हूं, जॉर्जी ने पहले वाले स्वर में कहा। जब तक दिन नहीं निकलता, हम किसी तरफ भी नहीं जा सकते। अंधेरे में किसी अन्य खतरे में पड़ सकते हैं। घंटे सवा घंटे की बात है, दिन निकल आएगा। कुछ पल चुप रहकर जॉर्जी बोली, शायद रोशनी हो जाने पर भी मैं रास्ता ना बता पाऊं। मैं नहीं जानती कि जंगल में हम किस दिशा में हैं, किस तरफ हैं, मेरे साथी किस तरफ हैं। कुछ कह नहीं सकती कि दिन निकलने पर रोशनी में हम रास्ता ढूंढ लेंगे। पूरा दिन होगा हमारे सामने। देवराज चांद ने कश लेकर सिगरेट दूर फेंकते हुए कहा, रास्ता ना मिला तो भी कोई बात नहीं। अपने लिए सुरक्षित जगह तलाश कर सकते हैं। सब ठीक हो जाएगा, अगर दिन निकलने तक कोई खतरा हमारे पास ना आया। पास खड़ी जॉर्जी देवराज चांद को देखती रही। देवराज चांद, एकदम वो धीमे स्वर में बोली। देवराज चांद ने उसे देखा। तुम बेशक किसी दूसरी को चाहते हो, लेकिन आज से मैं तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा चाहने लगी हूं। तुम सच में मर्द हो, ऐसे मर्द जिसकी हर औरत को तलाश रहती है। जॉर्जी की आवाज में प्यार के भाव इस तरह कूट कूट कर भरे थे कि देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। मेरे ख्याल में तुमने जो कहना था कह लिया। जॉर्जी उसे देखती रही। जाओ, अलाव में लकड़ियां और डालो और वहीं बैठकर दिन निकलने का इंतजार करो। सच में? जॉर्जी ने गहरी सांस ली। तुम पर कोई असर नहीं होगा? देवराज चांद उसके पास से हट गया। दिन का उजाला फैलने तक उनके सामने कोई खतरा नहीं आया। अगला दृश्य। दिन का उजाला फैलने के पश्चात देवराज चौहान और जॉर्जी ने वो जगह छोड़ दी। उसे साथ लिए जॉर्जी कभी एक दिशा की तरफ जाती तो कभी दूसरी दिशा की तरफ। वो समझ नहीं पा रही थी कि किस तरफ जाना है। जंगल ही ऐसा था कि हर जगह उसे एक जैसी लग रही थी। देवराज चांद अच्छी तरह से समझ रहा था कि जॉर्जी रास्ता पता नहीं कर पा रही है, लेकिन वो इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि ये जगह उसके लिए अनजान थी। जब सूरज निकला तो जॉर्जी को कुछ दिशा का पता चला। मेरे ख्याल में हमें उस दिशा की तरफ जाना है, उधर। देवराज चांद ने सिर हिला दिया। दोनों उस तरफ बढ़ गए। देवराज चांद ने सिर्फ पैंट पहन रखी थी। उसकी कमीज जॉर्जी के शरीर पर थी। दोनों चलते रहे, उनमें कोई बात नहीं। आखिरकार जॉर्जी ने गंभीर स्वर में कहा, देवराज चौहान, मैं तुम्हें सब कुछ बताना चाहती हूँ कि हम किस चक्कर में हैं। जॉर्जी बोली, सुनोगे? तुम अपनी इच्छा से बताओगी तो अवश्य सुनूंगा। तुमने मेरी जान बचाई है, अपनी जान पर खेलकर। मेरी निगाहों में इससे बड़ा दूसरा कोई काम नहीं। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूं। तुम चाहते तो मुझे हासिल कर सकते थे, लेकिन तुमने मुझे छुआ भी नहीं। सच में अपनी ही तरह के तुम खास इंसान हो। ऐसा आदमी मुझे पहले कभी नहीं मिला। जॉर्जी गंभीर स्वर में कहे जा रही थी, मैं तुम्हें किसी भी तरह अंधेरे में नहीं रखना चाहती, सब कुछ बता देना चाहती हूँ। देवराज चौहान खामोशी से चलता रहा। कुछ खामोशी के बाद जॉर्जी पुनः बोली, हम बहुत बड़ी दौलत पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। देवराज चौहान के होंठों से निकला, दौलत? हाँ, वो दौलत अरबों खरबों का खजाना है। जॉर्जी कह रही थी, जिस बस्ती की बात तुमसे की थी, उन्हीं बस्ती वालों का वो खजाना है, जिसे वो अपने देवता का खजाना मानते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तुम लोगों को ये बातें किसने बताई? लालू नाम के आदमी ने, जो इसी बस्ती का था, और गलती की वजह से बस्ती के सरदार ने मौत की सजा दी तो मौका पाकर भाग निकला, शहर पहुंच गया। उसी से ये सब पता चला। उसकी बताई हर बात अब तक सच निकल रही थी। लेकिन शहर में लालू को किसी ने मार दिया। उसी ने मारा जो इस बस्ती से वास्ता रखता है। यानी कि ये लोग अपने दुश्मन को जिंदा नहीं छोड़ते, वो कहीं भी पहुंच जाए, अंत जाकर उसे मारते हैं। तुम कैसे कह सकती हो कि इस बस्ती वालों ने ही मारा उस लालू को? उसे जहर से बुझे तीर से मारा गया था। जाहिर है ये हथियार बस्ती वाले ही इस्तेमाल करते हैं, शहरी नहीं। देवराज चौहान ने सहमति में सिर हिलाया, फिर कहा, उस पत्थर का क्या मतलब इस दौलत खजाने से? वो सब कुछ बता रही हूं देवराज चौहान। उसके बाद इस बारे में पूछने को कुछ नहीं होगा तुम्हारे पास। जॉर्जी ने धीमे शांत स्वर में कहा, मेरी बात
मेरी बात में सब सवालों के जवाब आ जाएंगे, जहां तक मुझे जानकारी है। बातें करते हुए देवराज चौहान और जॉर्जी आगे बढ़ते जा रहे थे। जॉर्जी ने पुनः कहा, सैकड़ों बरसों से बस्ती वाले अपने देवता के खजाने की रक्षा करते आ रहे हैं। पहाड़ों के भीतर एक खास जगह है, वहां पर वो खजाना है, जो कि सोने, हीरे, जवाहरातों के रूप में है। अंदाजे से हम अरबों की कीमत आंक रहे हैं। हो सकता है वो हमारी सोचों से भी ज्यादा हो। उस खोखली पहाड़ी के प्रवेश रास्ते पर बस्ती वालों का खूंखार पहरेदार जहर लगे तीरों, भालों और बर्छों के साथ छिपे रूप में मौजूद रहते हैं। वो अपनी जान दे देंगे, लेकिन किसी को देवता के खजाने तक नहीं जाने देंगे। उनकी संख्या के बारे में ठीक से अनुमान नहीं है हमें, लेकिन वो 20 से 40 तक हो सकते हैं। जॉर्जी क्षण भर के लिए रुकी। देवराज चौहान ने कश लिया। उन पहरेदारों से निपटकर भीतर प्रवेश करके खजाने तक पहुंचा भी जाए तो ऐसे में वो जगह सिर्फ 3 घंटों तक ही सुरक्षित रहेगी। उसके बाद वो खोखला पहाड़ जगह जगह से टूटना शुरू हो जाएगा और मात्र 1 घंटे में वहां पहाड़ ना होकर पत्थरों का ढेर ही दिखेगा। मैं समझा नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बात तो पूरी तरह हम भी नहीं जानते। बस्ती के देवता का ही कोई असर है। इन बातों में बस्ती के पहरेदार बाहरी लोगों को भीतर नहीं जाने देंगे। अगर कोई भीतर चला जाता है तो फिर उस पर हमला नहीं किया जाएगा। वहां इतना खजाना है कि 3 घंटों तक तो उसे बाहर नहीं ला सकते। वो खोखला पहाड़ जहां खजाना है, वो तबाह होना शुरू हो जाएगा। लालू ने जो बताया वही जानकारी है हमारे पास। जॉर्जी सोच में डूबे गंभीर स्वर में कह रही थी, अगर हमारे पास बस्ती के देवता की शक्ति वाला पत्थर होगा तो फिर वो खोखला पहाड़ 3 घंटों बाद नहीं टूटेगा। सब कुछ सामान्य रहेगा। इसके लिए देवता की शक्तियों वाला वो पत्थर हमें उस खोखले पहाड़ में खास जगह रखना होगा। फिर वही फिर वहां तबाही नहीं मचेगी और वो खजाना हम बाहर ला सकेंगे। लालू ने बताया था कि अगर हम भीतर जाकर खजाना बाहर ले आते हैं तो बस्ती वाले हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तब वो इस बात को स्वीकार करेंगे कि जो हो रहा है देवता की मर्जी से हो रहा है। देवता की इच्छा है कि अब खजाना उनके पास न रहे। वो खजाना आया कहां से बस्ती वालों के पास? मालूम नहीं। लालू ने कहा था कि जब वो पैदा हुआ, होश संभाला, तब से वो खजाने के बारे में सुन रहा है। बस्ती के पहले लोगों ने जाने कहां से इकट्ठा किया होगा उस दौलत को। ये तो बस्ती के बड़ों बूढ़ों को ही पता होगा। मोटे तौर पर बात यह है कि देवता का वो पत्थर खजाने की चाबी है। पहली चिंता बस्ती वालों से देवता का वो पत्थर पाना है। उसके बाद खजाने वाली पहाड़ी के प्रवेश द्वार पर मौजूद पहरेदारों से निपटकर भीतर जाना हमारी चिंता है। फिर कोई खतरा नहीं। देवराज चौहान कुछ न बोला, आगे बढ़ते रहे। तुमने मेरी जान बचाई है। अच्छे इंसान हो तुम। मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहती देवराज चौहान। देवराज चौहान ने जॉर्जी के गंभीर चेहरे को देखा। तुम वापस चले जाओ। क्यों? बस्ती वालों के यहां से देवता की शक्तियों वाले पत्थर को लाना आसान नहीं। वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता। बस्ती के खतरनाक पहरेदार जो आसपास 24 घंटों मौजूद रहते हैं, वही किसी को बस्ती तक नहीं पहुंचने देते। पहले ही आने वाले को खत्म कर देते हैं। वैसे भी उन्हें मालूम हो गया है कि हम देवता का पत्थर हासिल करना चाहते हैं, इसलिए वो पूरी तरह सतर्क हो चुके हैं। मुझे नहीं यकीन कि इन हालातों में कामयाबी मिले। ऐसा है तो वो तुम लोगों को घेर कर आसानी से खत्म कर सकते हैं। वो ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? लालू ने बताया था कि बस्ती वालों को देवता का हुक्म है कि बेशक दुश्मन सामने हो, परंतु उस पर तब तक वार नहीं करना जब तक वो पहला वार नहीं करे। इसलिए वो हम लोगों को खत्म करने नहीं आ सकते। जब कोई उनकी बस्ती की तरफ जाता है तो वो उसे खत्म कर देते हैं। देवराज चौहान कुछ नहीं बोला। तुम वापस चले जाओ देवराज चौहान। बस्ती वाले खतरनाक हैं। तुम उनके हाथों से बच नहीं सकोगे। काम हाथ में लेकर मैं पीछे नहीं हटता। आंखें होते हुए मौत के कुएं में छलांग लगाना समझदारी नहीं है। तुम तो समझदार। तुम लोगों को चाहिए कि अभी कुछ मत करो। बस्ती वालों को शक हो चुका है। देवराज चौहान ने सोच भरे स्वर में कहा, कुछ वक्त ठहर जाओ, चंद महीने या साल भर।
उसके बाद फिर वापस आकर चुपचाप देवता की शक्तियों वाले पत्थर को पाने की कोशिश करो। तब तक बस्ती के पहरेदार बाहरी खतरे के प्रति लापरवाह हो चुके होंगे। मैं भी यही कहती हूँ पापा से, लेकिन वो मेरी सुनते नहीं। अपनी बात ही कहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, वो खजाना पा लेंगे, देवता का पत्थर जल्दी ही उनके पास होगा। लालच पूरी तरह उनके दिमाग में घुस चुका है। देवराज चौहान ने जॉर्जी को देखा। तुम्हारे पापा भी तुम्हारे साथ हैं? जॉर्जी ने भी उसे देखा, फिर सामने देखने लगी। हाँ, पापा साथ हैं। वो ही इस सारे मामले को संभाल रहे हैं। वो खजाना हासिल करना चाहते हैं। साथ में कुछ लोग और भी हैं जो पापा का साथ दे रहे हैं। तुम्हारे पापा करते क्या हैं? नेता हैं। नेता? एमएलए हैं। देवराज चौहान के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान उभरी, फिर लुप्त हो गई। मुस्कुराए क्यों? तुम्हारे पापा नेता हैं, देश को चलाने का कार्य करने वाला अहम पुर्जा है। उस पर विश्वास करके किसी ने उस तक जहां खजाना होने की खबर पहुंचाई होगी कि सरकार अपनी कार्रवाई करके खजाना पाले। लेकिन तुम्हारे पापा के मन में बेईमानी आ गई, वो खुद ही खजाना लेने चल पड़े। हाँ, ऐसा ही है। अगर सरकारी तौर पर कार्रवाई होती तो शायद ये सब परेशानियां न आती। बस्ती वालों से बात हो सकती थी। अब तक कोई नतीजा सामने आ गया होता। देवराज चौहान ने कहा। ये पापा की बातें हैं, वही जाने। जॉर्जी ने गहरी सांस लेकर बोला। मैं तो यूं ही उत्सुकता के नाते साथ हो गई थी। मुझे एडवेंचर पसंद है। यहाँ मुझे मजा आ रहा है। लेकिन जो लोग उस देवता की शक्तियों वाले पत्थर को पाने की कोशिश में मर रहे हैं, वो मुझे अच्छा नहीं लग। नाम क्या है तुम्हारे पापा का? नील क्रेस्टो। ये नाम देवराज चौहान का सुना हुआ नहीं था। हजारों नेता थे, उनमें इस नाम का कोई भी हो सकता था। पेड़ों के बीच में से छनकर सूरज की किरणें उनके चेहरे पर पड़ने लगी थी। दिन बढ़ता जा रहा था, सूरज सिर पर चढ़ता जा रहा था। रात शरीरों को लगी ठंडक से अब राहत से मिलती महसूस हो रही थी। तुम्हारे पापा ने गलत किया। वो नेता हैं, उन्हें जनता के हक में काम करना चाहिए था। मैं इस बारे में क्या कहूं? ये पापा की बातें हैं, पापा ही जाने। तभी उनके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज पड़ने लगी, जो कि कुछ दूर थी और एक दिशा से आकर दूसरी दिशा की ओर जाती महसूस हो रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। देवराज चौहान, उधर भागो। जॉर्जी जल्दी से कह उठी। वो जो भी है, हमें उनकी सहायता मिल। वो बस्ती वाले भी हो सकते हैं। बस्ती वाले घोड़ों का इस्तेमाल नहीं करते। तुम जल्दी उस तरफ जाओ। जाता हूं, तुम यहीं रहना। यदि आगे बढ़ी तो फिर तुम्हें तलाश नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इस जंगल के रास्ते की मुझे जानकारी नहीं है। मैं उन घुड़सवारों के पास पहुंचने की चेष्टा करता हूं। जॉर्जी वहीं रुक गई। देवराज चांद उस तरफ दौड़ पड़ा जिधर से घोड़ों की टापों की आवाज आ रही थी। अभी भी टापों की मध्यम सी आवाज कानों में पड़ रही थी। अगला दृश्य। वो तीन घुड़सवार थे जो तूफानी रफ्तार से पेड़ों के बीच दौड़ते देवराज चांद को नजर आए तो देवराज चांद ने गला फाड़ कर चीखा। घोड़ों की टापों से उठने वाले शोर की वजह से आगे के दो ने तो उनकी आवाज नहीं सुनी। तुरंत पीछे वाले घुड़सवार ने कुछ सुना तो उसकी तरफ गर्दन घुमाई। देवराज चौहान पर निगाह पड़ते ही तीसरा घुड़सवार घोड़े को रोकता चला गया। देवराज चौहान भी दौड़ना छोड़कर रुका और उखड़ी सांसों पर काबू पाने लगा। उस घुड़सवार ने अपने साथियों को देखा जो आगे बढ़ गए थे, परंतु उसे रुकते पाकर आगे से वो घोड़ों को वापस घुमाकर पास आ गए थे। उन्होंने भी देवराज चौहान की तरफ देखा। कौन है ये? एक ने उलझन भरे स्वर में कहा। बस्ती का तो नहीं लगता। शहरी है, सभ्य है, तीसरे ने कहा। ये क्या कर रहा है यहाँ? उसने घोड़े को एड़ी लगाई और देवराज चौहान की तरफ चल पड़ा। बाकी के दोनों घुड़सवार पीछे चल पड़े। एक ने रिवॉल्वर निकाल ली। वो पास पहुंचे और घेरने वाले ढंग में आसपास बिखर गए। कौन हो तुम? एक ने सख्त स्वर में कहा। देवराज चौहान ने तीनों को बारी बारी देखा। वो सख्त जान कठोर तो थे, परंतु बदमाशों जैसा उनमें कोई भाव नहीं था। तीनों 35 से 50 तक की उम्र के थे। कौन हो तुम? इस बार उसी व्यक्ति ने और भी कठोर स्वर में पूछा। यही सवाल मैं तुमसे करूं तो तुम्हारा क्या जवाब होगा? देवराज चांद की आवाज में भी सख्ती थी।
पल भर की खामोशी के बाद रिवॉल्वर वाला भड़क कर कह उठा, हम तुम्हें शूट कर सकते हैं। देवराज चांद ने उसके हाथ में दबी रिवॉल्वर का रुख अपनी तरफ देखा तो बेहद तसल्ली भरे ढंग से जेब से रिवॉल्वर निकाली और उसकी तरफ करके पहले जैसे सख्त स्वर में कहा, तुम गोली चलाने से पहले 2 बार अवश्य सोचोगे, लेकिन मैं सोचता नहीं। गोली मत चलाना, दूसरे ने तेज स्वर में कहा। हम झगड़ा नहीं कर रहे, बात कर रहे हैं। देवराज चांद रिवॉल्वर वाले को देखे जा रहा था। रिवॉल्वर वापस रख लो, उसने अपने ही साथी से कहा। दांत भींचे रिवॉल्वर वाले ने रिवॉल्वर वापस रख ली। देवराज चौहान ने भी रिवॉल्वर वाला हाथ नीचे किया। क्या नाम है तुम लोगों का? देवराज चौहान की आवाज में कठोरता पहले की तरह मौजूद थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद वही व्यक्ति बोला, हमारे नामों को जानकर तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम हमें नहीं जानते, हम तुम्हें नहीं जानते। देवराज चौहान को लगा कि वो ठीक कह रहा है। तुमने किसी लड़की को देखा है? लड़की? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। पैंट कमीज पहने है वो। लड़की का नाम? देवराज चौहान के होठों से निकला, जॉर्जी मैडम। देवराज चौहान बारी बारी उन तीनों को देखने लगा। जवाब नहीं दिया तुमने? वो पुनः बोला। मामला क्या है, पूरी बात बताओ। देवराज चौहान ने रिवॉल्वर पैंट में फंसाते हुए कहा, शायद देखा हो। कुछ खामोशी के बाद वो बोला, मैडम पास के गांव से किसी को लेने, स्पष्ट कहो किसके पास गई थी वो। देवराज चौहान ने टोका, बिल्ला घोड़े वाला रहता है वहां, उसने कहा। वहां आने वाले व्यक्ति को लेने गई थी। मैडम वक्त पर ना पहुंची तो हम बिल्ला के यहाँ गए। पता चला कि बिल्ला के यहाँ कुछ लोगों ने हमला किया और बिल्ला को गोलियां लगी हैं। वो मरने जैसी बेहोशी में है, वैद्य उसका इलाज। तब उसके साथ भी कोई होगा? देवराज चांद के होंठों से निकला। पल भर के लिए चुप सा रह गया वो। हाँ, कोई था उसके साथ। तुम्हें कैसे पता? उसका क्या हुआ? देवराज चौहान का चेहरा कठोर हो गया। वो ठीक रहा और बिल्ला को गोलियां लगने के बाद वहां से कहीं चला गया। वो गांव में नहीं है। हमने उसे तलाशने की चेष्टा की कि मालूम हो मामला क्या है, परंतु पता नहीं चला उसका। इतना तो मालूम हो गया कि हमला होने से पहले मैडम जॉर्जी किसी को साथ लेकर घोड़ों पर वहां से निकल गई थी, परंतु वो वहां नहीं पहुंची जहां पहुंचना था उसने। शायद जंगल में। बहुत पूछ लिया, तुमने बहुत पूछ लिया, दूसरा कह उठा। अब अपने बारे में बताओ कि तुम। देवराज चौहान हूं मैं। देवराज चौहान? वो चौंके। मैडम जॉर्जी तुम्हें लेने? हाँ, वो ठीक है। घोड़ा मुझे दो, मैं उसे लेकर आता हूँ। एक फौरन घोड़े से छलांग मारकर नीचे उतरा। हम भी साथ चलते हैं, दूसरे ने कहा। कोई जरूरत नहीं, मैं जॉर्जी को लेकर आ रहा हूँ। देवराज चांद घोड़े की तरफ बढ़ते हुए बोला, कोई भी मेरे पीछे आने की चेष्टा न करे, वरना। वो खामोश से खड़े रहे। देवराज चांद घोड़े पर बैठा और लगाम थामी। वापस आओगे या? आ रहा हूं जॉर्जी के साथ, देवराज चांद ने कहा और घोड़े को ऐड लगा दी। घोड़े ने दौड़ना शुरू कर दिया। अगला दृश्य। पापा ने उन्हें भेजा होगा मेरी तलाश में। सब कुछ सुनकर जॉर्जी गंभीर स्वर में बोली, मेरे ना पहुंचने पर वो परेशान हो रहे होंगे, लेकिन मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? ये रास्ता खतरनाक है। मेरी मानो तो इस काम से दूर हो जाओ, चले जाओ। वो बस्ती वाले बहुत खतरनाक हैं। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है, देवराज चांद सामान्य स्वर में बोला। तुम मेरे पीछे घोड़े पर बैठो। जिद मत करो, बैठो। मैं देख चुकी हूं कि तुम कितने समझदार और हौसलामंद हो। जॉर्जी गहरी सांस लेकर गंभीर स्वर में बोली, लेकिन कई बार सामने वाला भारी पड़ जाता है, उसका वार चल जाता है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो। मैं सच में तुम्हें चाहने लगी हूं। मैं तुम्हारा बुरा नहीं देख सकती। मुझे चाहना तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल। ये भी जान चुकी हूं कि तुम्हें कभी पा नहीं सकूंगी, लेकिन तुम्हारा अहित होते नहीं देख। बैठो। हार मानने वाले अंदाज में जॉर्जी आगे बढ़ी और देवराज चांद की बांह पकड़ते हुए उछलकर घोड़े की पीठ पर जा पहुंची। देवराज चांद ने घोड़ा थोड़ा और आगे बढ़ा दिया। देवराज चांद, जॉर्जी कह उठी, किसी से कहना मत कि मैंने खजाने के बारे में तुम्हें बताया है। पापा जैसी बात करें वैसे ही बात उनसे करना। कोशिश करना कि इस खतरनाक मामले से पीछे हट जाओ। देवराज चांद ने कुछ नहीं कहा।
घोड़ा उन दोनों को पीठ पर बिठाए लगाम के इशारे पर दौड़े जा रहा था। अगला दृश्य। जगमोहन ने घोड़े की लगाम खींची। घोड़ा दाएं बाएं सिर हिलाता ठिठक गया। जगमोहन की आंखें सिकुड़ पड़ी। एक ही दिशा की तरफ देख रही थी, जहां आग भड़क रही थी। वहां कुछ लोग भी नजर आए। जगमोहन समझ गया कि रात के वक्त अलाव जलाए कुछ लोग वहां मौजूद हैं। आधी रात से ज्यादा का वक्त हो रहा था। 3 बज चुके थे। जगमोहन जब से बिल्ला के यहां से निकला था, तब से वो उसी दिशा की तरफ अनुमान से घोड़े दौड़ाए जा रहा था जिस तरफ गोलीबारी करके वो लोग गए थे। जगमोहन की निगाहों में उन लोगों से मिलना जरूरी था। बिल्ला को जिस तरह गोलियां लगी थी, वो देखते हुए जगमोहन को आशा नहीं थी कि वो जिंदा बच सकेगा। उसके भरोसे वहां रहकर वक्त खराब करना ठीक नहीं था। यही वजह थी कि वो घोड़ा लेकर उसी पल हमला करने वाले लोगों के पीछे चला आया था और इस घने जंगल में भटकता हुआ उन्हें ढूंढ रहा था। इस वक्त हिम्मत छोड़ता जा रहा था जगमोहन की ऐसे घने जंगल में वो लोग कहाँ मिलेंगे। तभी वो आग नजर आई। वो लोग भी वो लोग जो भी थे, मन ही मन जगमोहन को उनका सहारा मिला कि जंगल में कोई मिला तो सही। लेकिन सीधा उधर जाना भी ठीक नहीं था। जाने वो कौन लोग थे, उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते थे। जगमोहन कई पलों तक उस अलाव को घूरता रहा, फिर घोड़े से छलांग लगाकर उतरा और पास ही के पेड़ से घोड़े की लगाम बांध दी। उसके बाद जेब में पड़ी रिवॉल्वर थपथपाई, फिर सतर्कता से अलाव की तरफ आगे बढ़ने लगा। नजरें बराबर अलाव के आसपास नजर आते हिलते लोगों पर टिकी थी। वो स्पष्ट नजर नहीं आ रहे थे, फिर भी जगमोहन ने उनकी गिनती की। वो 5 लोग थे। अगला दृश्य। वो 5 ही थे। ताराराम, विकास, अशोक, सोनू और अजीत। पंत और दीपक मारे जा चुके थे। उन्होंने लकड़ियां रखकर उन्हें लकड़ियां रखकर जला चुके थे। ये काम तो वो कई घंटे पहले कर चुके थे। इस वक्त ठौर ठिकाने की तलाश में जंगल में भटक रहे थे और थक कर रात बिताने के इरादे से आग जलाकर बैठ गए थे कि दिन के उजाले में रहने के लिए कोई सुरक्षित स्थान ढूंढेंगे। वो 5 गुस्से में थे। ताराराम पंत और दीपक के मरने की वजह से बहुत ही ज्यादा तिलमिलाया हुआ था। अजीत और सोनू पत्ते बिछाकर नीचे लेटे हुए थे। विकास यूं ही जमीन पर लेटा था। अशोक बैठा हुआ था, जबकि ताराराम गुस्से से भरा उखड़ा सा मुट्ठियां भींचता टहल रहा था। ये सारा झंझट उस साले हरामी नील क्रेस्टो की वजह से पैदा हुआ है। एकाएक ताराराम दांत पीसता कह उठा। उसके मन में सारा खजाना हड़पने का ख्याल क्या आया। मुझे धोखा देकर खिसक गया वो। नील क्रेस्टो हरामी है और तू उसका चमचा। वो तुम्हारी क्यों परवाह करे। नीचे लेटा विकास हंसकर बोला। लालू को मैं ही उसके पास लाया था। तब लालू मुझे खजाने के बारे में बता चुका था। मैंने सोचा कि नील क्रेस्टो के साथ खजाना आधा आधा कर लूंगा। इस सारे काम में मुझे उसका सहारा रहेगा। मैं क्या जानता था कि वो मेरे को दगा देकर चुपचाप खजाना पाने के लिए इधर खिसक आएगा। अब एक ही बात तू कब तक कहता रहेगा। अशोक ने गंभीर स्वर में कहा। मरते दम तक कहूंगा। साले को मंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने में मेरा बहुत बड़ा हाथ रहा है। 15 सालों से मैंने उसे कहां का कहां पहुंचा दिया और मेरे को धोखा दिया हरामी ने। ताराराम गुस्से से उबाल खा रहा था। मेरे दिमाग की वजह से वो मंत्री बना है। सब भूल गया। मैं उस हरामी को खजाना नहीं लेने दूंगा। सारा मैं लूंगा। ताराराम, अशोक बोला। क्या है। रात के अंधेरे में उनकी आवाज दूर तक जा रही थी। तू नील क्रेस्टो का मुकाबला नहीं कर सकता। मैं उसे जड़ से उखाड़ तू नील क्रेस्टो का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मंत्री है। उसके पांव जमे हुए हैं। वो चाहे तो तेरे को समुंदर तल तक पहुंचा देगा। तेरा और तेरे परिवार का नामो निशान एक इशारे में गायब कर देगा। अशोक ठीक कहता है, सोनू ने शांत स्वर में कहा। हम लोग तो चुनाव में तुम्हारे इशारे पर गुंडागर्दी करने वाले हैं, लेकिन नब्ज सबकी जानते हैं कि कौन कितना हरामी है। हमें क्या, हमें तो अपने नोटों से मतलब होता है। जब चुनाव नहीं होते तो तनख्वाह मिलती रहती है। तुम नेता लोगों के लिए जो काम करवाना चाहते हो वो कर,
सीधा बोलना। दूसरी पार्टी के नेता या उसके साथियों के हाथ पांव तोड़ते हैं, विरोधी पार्टी को नीचा दिखाने के लिए, कहीं आग लगाकर तो कहीं मर्डर करके, हंगामा करके, मुद्दा खड़ा करके। तुम लोग ये क्या बकवासबाजी में लग गए? ताराराम गुर्रा उठा। चुप रहो, मुझे सोचने दो। तुम ठीक से नहीं सोच रहे, सोनू बोला। क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले तो नील क्रेस्टो के लिए अपने मन से गुस्सा निकाल दो। क्या बकवास। बात सुनो ताराराम, इन बातों में भी चुनाव की तरह चालाकियों का इस्तेमाल करो। और सबसे पहले इस सच को मानो कि मंत्री महोदय नील क्रेस्टो का तुम मुकाबला नहीं कर सकते। ऐसे भी नहीं और वैसे भी नहीं। तुम्हें तो कहते हो कि जिसका मुकाबला न किया जा सके, जो भारी पड़ रहा हो, उसके साथ दोस्ती करके उसकी बगल में घुस जाओ, फिर धीरे धीरे काटो। ताराराम सोनू को घूरने लगा। इस तरह क्या देख रहा है? सोच रहा हूं कि तू अब समझदार हो गया है। ताराराम एकाएक मुस्कुरा पड़ा। तेरे से ही सब सीखा है ताराराम, तेरी ही बातें हैं। सोनू भी मुस्कुराया। लेकिन मैं भूल गया कि राजनीति का इस्तेमाल हर बात में होता है। गुस्से ने मेरे भेजे को चौपट कर दिया। ताराराम मुक्के के रूप में अपना हाथ हवा में लहराता हुआ कह उठा। नील क्रेस्टो की दगाबाजी मेरे पे हावी हो गई थी, लेकिन तेरे इन शब्दों ने मुझे होश में ला दिया। चारों की निगाह ताराराम पर थी। तू ठीक कहता है कि मैं मंत्री नील क्रेस्टो का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके हाथ में पावर है। यहां पर भी वो खतरनाक गनमैनों के साथ मौजूद है। सब विश्वास पात्र हैं उसके। उनके पास हथियार और असला भरपूर है। कम से कम हम तो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। अगर वो सामने पड़ गए तो तुम भी कुछ नहीं कर सकते। क्रेस्टो के सामने ऊंची आवाज में बोलोगे तो वो तुम पर गोलियां चलवा देगा। खजाने का मामला है। इस बात को सहन नहीं करेगा कि तुम खजाने के मामले में उसके रास्ते का पत्थर बनो। ठीक बोलता है तू? ताराराम सोच भरे स्वर में बोला। उसका हाथ ज्यादा ऊपर है, मैं कमजोर हूं। अब तो ठीक चल रहा है। अजीत ने गहरी सांस ली। मंत्री नील क्रेस्टो नहीं जानता कि बिल्ला की पहुंच उस पत्थर तक है, वरना वो पहले ही। लालू ने यह बात मुझे बताई थी, लेकिन जाने क्यों ये बात मैंने क्रेस्टो से नहीं कही। ताराराम ने गहरी सांस ली। अच्छा हुआ नहीं की। बिल्ला जो आज मरा, 3 महीने पहले ही क्रेस्टो के हाथों मर गया होता। बिल्ला का मरना अच्छा नहीं हुआ। मैंने तो कहा था कि बिल्ला से बार बार आराम से बात करो। ताराराम ही गुस्से में था। बिल्ला जिंदा था तो कुछ आशा तो थी कि शायद वो देर सवेर हमारा साथ देने को तैयार हो जाए। अशोक ने कहा। क्या मालूम वो अब भी जिंदा? नहीं, अशोक ने टोका। उसे 2 गोलियां लगी, कंधे में और सिर में। वो तो उसी वक्त मर गया। छोड़ो इन बातों को, ताराराम ने टोका। हमें क्रेस्टो से बात करनी चाहिए। अपनी राजनीति से चलो, सोनू बोला। ताराराम, तभी नील क्रेस्टो जैसे हरामी मंत्री को पार कर पाओगे। यूं समझो विरोधी पार्टी के खेमे में सेंध लगानी है और ठीक ठीक चुनाव के मौके पर उसका तंबू उखाड़ फेंकना है। ताराराम ने सोनू को देखा, फिर हौले से हंस पड़ा। हंसा क्यों? तू मेरा नाम रोशन करेगा। तेरा आशीर्वाद रहा तो जरूर करूंगा। सोनू मुस्कुरा पड़ा। एकाएक वो दोनों गंभीर नजर आने लगे। ताराराम ने बीड़ी निकालकर सुलगाई। एक के बाद एक 2 कश लिए। नील क्रिस्टो नहीं जानता कि हम यहाँ हैं, ताराराम एकाएक बोला। बिल्ला के यहाँ जो हुआ उससे वो जान जाएगा कि असल मामला क्या है। हम भी यहाँ हैं। उसके आदमी बिल्ला के यहाँ आते जाते रहते हैं। विकास एकाएक सीधा बैठता हुआ बोला। उसकी फिक्र मत करो, ताराराम कड़वी मुस्कान के साथ बोला। वो मैं सब संभाल लूंगा। अब आ रही है साले को अकल। अशोक हंसा। हमें नील क्रेस्टो के भीतर घुसना होगा, ताराराम सोच भरे स्वर में कह रहा था। लेकिन इस तरह कि उसे किसी भी तरह का शक ना हो और सब ठीक रहे। मतलब कि उसकी बगल में बैठने जा रहे हो? इसके अलावा दूसरा रास्ता भी नहीं है, ताराराम भिजे स्वर में बोला। नील क्रेस्टो को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए बगल में बैठना पड़ेगा। उसने मुझे हरामीपन दिखाया तो मुझे उसको हरामीपन दिखाना ही पड़ेगा। मेरे जीते जी वो खजाना नहीं ले सकता। साले को मौत दूंगा।
तो फिर बहकने लगा। ऐसा कुछ नहीं है। ताराराम ने गहरी सांस ली। अब ठीक हूं। सच में अब तो ठीक चल रहा है। नील क्रिस्टो इस तरह हमें सामने पाकर पक्के तौर पर शक में पड़ेगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़। वो सब मैं संभाल लूंगा, ताराराम ने जहरीले स्वर में कहा। ये क्यों भूलते हो कि नील क्रिस्टो को मैंने ही मंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया है। मैं जानता हूं कि उसकी सोचें कैसे चलती हैं और उन सोचों को कैसे मोड़ना है। ताराराम एक बार धोखा खा सकता है, दूसरी बार नहीं। तुम तो वो कौन है? तभी अशोक के होंठों से निकला। सबकी नजरें उस तरफ उठी। 25-30 कदम दूर जगमोहन, जो जेबों में हाथ डाले सामान्य ढंग से उनकी तरफ बढ़ा चला आ रहा था। रात के अंधेरे में सुनसान जंगल में उनकी आवाजें वो स्पष्ट सुन रहा था और कुछ देर पेड़ के पीछे खड़ा उनकी बातें सुनता रहा। और इसके बाद इनके बारे में बहुत हद तक जान गया था कि ये लोग शहर में क्या हैसियत रखते हैं। इनकी आवाजों से पहचान गया था कि बिल्ला के यहाँ हमला करने वाले यही लोग थे। इन्हीं की तलाश कर रहा था वो। नील क्रिस्टो के बारे में नहीं समझ पाया था कि ये किस मंत्री की बात कर रहे हैं और इस वक्त उसका जिक्र करने की क्या जरूरत है। जब वो जरूरत के मुताबिक सब समझ गया तो तने से के पीछे से निकलकर इनकी तरफ बढ़ने लगा। ताराराम की आंखें सिकुड़ गई। विकास, सोनू और अशोक के हाथों में रिवॉल्वरें नजर आने लगी थी। गोली मत चला देना। जगमोहन को करीब आते देखते ताराराम बोला। हमें जानना है कि ये कौन है। जगमोहन अब करीब आ गया था। आग की रोशनी में वो स्पष्ट नजर आने लगा था। सबकी निगाह उस पर थी। 3 रिवॉल्वरें उसकी तरफ थी। जगमोहन अलाव से 4 कदम पहले ठिठक गया। पांचों उसे देख रहे थे। एकाएक जगमोहन मुस्कुराया। 5 से 6 भले, जगमोहन कह उठा। मैं भी तुम लोगों की तरह खजाना पाना चाहता हूं। कोई कुछ न बोला। सन्नाटा छाया रहा। कौन हो तुम? लालू मुझे भी मिला था शहर में। जगमोहन बराबर मुस्कुरा रहा था। उनकी आपस में नजरें मिली। लालू? ताराराम ने शब्दों को चबाकर कहा। हाँ, एक और बीमार आ गया। अजीत बड़बड़ा उठा। ताराराम कुछ आगे बढ़कर ठिठका। अकेले ही खजाना लेने आ गए? स्वर कड़वा हो गया था ताराराम का। लालच? जगमोहन के चेहरे पर छाई मुस्कान गहरी हो गई। मेरे सिर पर लालच सवार हो गया था कि दूसरे लोगों को साथ रखकर उन्हें हिस्सेदार क्यों बनाऊं। खूब। इतना बड़ा खजाना लेने तुम अकेले जेब में हाथ डालकर चले आए। सोनू हंस पड़ा। पहले तो यही सोचा था, लेकिन अब विचार बदल दिया। जगमोहन ने मुस्कुराते हुए लापरवाही से दोनों हाथ जेब में डाले। ये सारा मामला मेरे अकेले के बस का नहीं है। यहाँ के रास्ते खतरनाक हैं और उस बस्ती के देवता का पत्थर लाना कठिन काम। उसके बाद अगर देवता का पत्थर मिल जाए तो खजाने तक पहुंचना दिक्कत से भरा। यानी कि आगे अड़चने ही अड़चने हैं। मैं तो वापस शहर जाने की सोच रहा था कि वापस मतलब कि शहर? विकास ने उसे घूरा। हाँ। खजाना छोड़कर? बहुत हिम्मत वाले हो। छोड़कर नहीं, जगमोहन ने इंकार में सिर हिलाया, बल्कि खजाना पाने के लिए लोग इकट्ठे करके लाने के लिए। तभी तुम लोग दिखे। बातें सुनकर समझ गया कि तुम सब भी खजाना पाने जा रहे हो, तो सोचा तुम लोगों के साथ हो जाता। तुम 5 हो, 6 हो जाने में क्या हर्ज है। ताराराम के दांत भिज गए। वो शब्दों को चबाकर खतरनाक स्वर में बोला। इसे खत्म कर दो। हमें छठे की जरूरत नहीं। मैं भी यही सोच रहा था, सोनू ने तीखे स्वर में कहा। ये नील क्रेस्टो के इशारे पर भी यहां पहुंचा हो सकता है, अजीत बोला। मैं अजीत की बात से सहमत हूं। नील क्रेस्टो को किसी तरह मालूम हो गया कि हम यहां पर। खत्म कर दो इसे, ताराराम ने कठोर स्वर में कहा। पहले ही मुसीबतें बहुत हैं। नई मुसीबत को इस वक्त पास नहीं आने देना चाहिए। अशोक के हाथ में रिवॉल्वर और चेहरे पर वहशी भाव नजर आने लगे थे। बच्चे हो, जगमोहन व्यंग भरे अंदाज में कह उठा। क्या मतलब? मेरे ख्याल में तुम लोगों को मेरी सहायता की जरूरत है, मुझे तुम लोगों की नहीं। गोली मत चलाना। पुनः ताराराम का तीखा स्वर वहां गूंजा। ये मुझे खेला खाया इंसान लगता है। अशोक कुछ ढीला पड़ गया। सुन ले ये क्या कहता है, सोनू ने जगमोहन को घूरते हुए कहा। क्यों, क्या बोला तू? कि हमें तेरी जरूरत है?
खजाना पाने जा रहे हो तो फिर मैं तुम लोगों के काम आ सकता हूं। क्या काम आएगा? जगमोहन ने बारी बारी से सबको देखा, फिर गंभीर स्वर में बोला, खजाने तक पहुंचने के लिए बस्ती वाले सबसे बड़ी अड़चन है। वो किसी भी कीमत पर देवता का पत्थर नहीं लेने देंगे, और जो भी उनकी जमीनों की हद में पांव रखेगा वो उसे खत्म कर देंगे। मैंने ठीक कहा क्या? जो भी कहना है कहो। अजीत के माथे पर बल थे। हम अच्छी तरह सुन रहे हैं। मैंने लालू को शहर में बस के नीचे आने से बचाया था। वो भूखा था, उसे खाना भी खिलाया। इसके बाद ही उसने मुझे यहाँ के बारे में और खजाने के बारे में बताया था। और ये लॉकेट देकर एक खास बात बताई थी कि बस्ती वाले जब मुझे पकड़ें तो लॉकेट दिखाकर वो बात कहूं तो वो मेरे को और जो भी मेरे साथ होगा उसे कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि इज्जत देंगे। ऐसे में तुम लोगों का मेरे पास रहना फायदेमंद है। मेरे साथ रहकर आसानी से बस्ती तक पहुंच सकते हो। जगमोहन के खामोश होते ही कोई ना बोला। उनकी आपसी नजरें मिली। बहुत आसान हो गया सब कुछ हमारे लिए, अगर ये सच कह रहा है तो। सोनू कड़वे स्वर में कह उठा, मैं सच कह रहा हूं, वरना मैं उस खतरनाक बस्ती में जाने को क्यों कहता? जगमोहन बोला। सोनू, अजीत बोला, तुम क्या कहना चाहते हो? यही कि इसे खत्म करो और इसके गले में पड़ा लॉकेट अपने गले में डाल लेते हैं। सोनू ने जगमोहन को देखते हुए जहरीले स्वर में कहा, इसे साथ साथ रखने की क्या जरूरत है? मैं भी यही सोच रहा था। अजीत जहरीले स्वर में हंसा। जगमोहन का चेहरा अलाव की रोशनी में सबको मुस्कुराता दिखाई दिया। शायद तुम लोगों ने मेरी बात सुनी नहीं अच्छी तरह। जगमोहन की नजरें बारी बारी सब पर जाने लगी। इस लॉकेट को दिखाने के साथ साथ बस्ती वालों से एक खास बात भी कहनी है, नहीं तो ये लॉकेट बेकार है। तुम लोग मुझे मारकर ये लॉकेट ले लोगे, परंतु वो बात नहीं जान पाओगे। ऐसे में लॉकेट तुम लोगों के लिए बेकार रहेगा और वो सबको मार देंगे। वो बात तो तेरे को उल्टा लटकाकर विकास ने कहना चाहा। नहीं जान सकोगे। जगमोहन ने उसकी बात काटी। मुझे नहीं लगता कि तुम लोगों का इरादा खजाना पाने का है। अगर अच्छे मन से खजाना पाना चाहते हो तो ऐसा ना कहते। मेरी बात सुनकर खुशी खुशी इस काम में अपने साथ ले लेते। उन बस्ती वालों से जीत कर देवता के पत्थर को वहां से नहीं लाया जा सकता, परंतु चालाकी और धोखेबाजी से उन लोगों से देवता का पत्थर अवश्य लिया जा। तभी ताराराम सोच भरे स्वर में कह उठा, अशोक, रिवॉल्वर वापस रख लो। फिर वह जगमोहन से कह उठा, नाराज होने की जरूरत नहीं है। किसी नए को इस तरह हम अपने साथ नहीं रख सकते। उसे परखने के लिए हर तरह की बातचीत करनी पड़ती है। आओ, हमारे पास आ जाओ। तुम ठीक कहते हो, 5 से 6 भले। चुप्पी सी छा गई वहां। सोनू की आंखों में जहरीले भाव उभरे। उन लोगों की नजरें आपस में मिली। सोच लो ताराराम, विकास कह उठा, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। जानने की जरूरत भी नहीं है, ताराराम ने जवाब दिया। अगर ये अपनी बातों पर टिका रहा और ईमानदारी से हमारे साथ रहा तो हमें भला क्या परेशानी है? अगर इसने कोई खेल खेलना चाहा तो इसे खत्म कर देंगे। ये बात मुझे मंजूर है। जगमोहन मुस्कुरा पड़ा और आगे बढ़ा। सबकी निगाह जगमोहन पर ही थी। उसके पास पहुंचने पर ताराराम ने मुस्कुराकर उससे हाथ मिलाया। मुझे ताराराम कहते हैं। तुम्हारा नाम? जगमोहन। आओ, उधर बैठते हैं, ताराराम ने कहा और पास ही पेड़ के तने के पास बैठ गए। पहले मुझे अपने साथियों के नाम बताओ, जगमोहन बोला। ताराराम के कहने पर सबने अपने अपने नाम बताए। फिर जगमोहन बोला, अगर हम खजाने तक पहुंच जाते हैं तो उसमें मेरा हिस्सा क्या होगा? जगमोहन बोला, वहां जो भी मिलेगा 6 में बराबर बटेगा। ताराराम ने कहा, तुम लोगों के मन में उस वक्त बेईमानी भी आ सकती है। जगमोहन ने अलाव की रोशनी में उसे देखा। ऐसा कोई वहम मन में मत लाओ, ताराराम गंभीर स्वर में कह उठा। लालू के मुताबिक वहां इतनी बड़ी दौलत है कि 25 लोग भी आपस में बांट लें तो हिस्से में आए माल को संभालना कठिन है। ठीक कहते हो। जगमोहन ने सिर हिलाया। लालू ने सब कुछ मुझे बताया था। ताराराम ने सिगरेट सुलगाई, फिर कह उठा, तुम यहां अकेले क्या कर रहे थे? बस्ती की तरफ जाने का रास्ता तलाश रहा था। पैदल ही? पहले पैदल था। जगमोहन कुछ दूर बंधे घोड़े को याद करता हुआ कह उठा।
दोपहर बाद ये सोचकर गांव चला गया कि वहां से दो चार आदमियों को साथ ले लूंगा, पर वहां मेरे काम का कोई मुझे मिला नहीं। पैदल चलकर थक गया था तो घोड़ा पाने के इरादे से बिल्ला घोड़े वाले के यहाँ गया। ताराराम की आंखें सिकुड़ी। फिर पता चला कि दिन में कुछ लोगों ने उसे गोलियां मार दी। घोड़े वहां लवारिस से खड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था। घोड़ा उठा लाया। तब से ही जंगल में घोड़ा दौड़ा रहा था कि बस्ती की तरफ जाने का रास्ता मिले। तो इस आग को देखकर मैं यहाँ रुक गया। घोड़ा कुछ दूर पेड़ से बांधकर इधर आ गया। तुम लोगों की बातें सुनी तो मालूम हुआ कि तुम सब भी खजाने की तलाश में हो। मैं अपने साथियों को लाने के लिए शहर जाने की सोच रहा था। ऐसे में तुम लोगों का साथ पा लेना ठीक लगा। मेरे बारे में जानने के लिए खास नहीं है। तुम लोग बातों में किसी नील क्रेस्टो का जिक्र कर रहे थे। कौन है वो? तुम लोगों की बातों से इतना तो जान ही चुका हूं कि वो खजाना पाने के लिए अपने लोगों के साथ इधर ही कहीं मौजूद है। उसके बारे में बताओ कि उसे कैसे पता चला कि खजाना यहाँ है। क्या लालू उसे भी मिला था? ताराराम ने कश लिया, मुंह फेर लिया। ओ भाई, सोनू कह उठा, तू भी आराम कर ले और हमें भी करने दे। कुछ ही देर में दिन निकल जाएगा, फिर आराम करने को नहीं मिलेगा। पलटी मार ले। मेरी बात का जवाब देने में क्या हर्ज है? जगमोहन ने उसे देखा। तेरे को भागना है कहीं क्या? फिर बात कर लेना। अशोक कह उठा। ये भी तो जरूरी नहीं कि तेरी हर बात का जवाब दें। ज्यादा हमारे भीतर मत घुस। जितना हो गया वही बहुत है। जगमोहन ने ताराराम को देखा। आराम कर ले, कहने के साथ ही ताराराम लेटा और आंखें बंद कर ली। जगमोहन भी लेट गया, लेकिन उसके मस्तिष्क में देवराज चौहान के प्रति सोचे दौड़ रही थी कि वो खतरे में है। बस्ती की तरफ बढ़ता है तो वो खतरनाक लोग उसको बस्ती की हद में पहुंचते ही खत्म कर देंगे। वो इस वक्त सिर्फ यही सोच रहा था कि कैसे देवराज चौहान को बचाया जाए। अगला दृश्य। 52 वर्षीय नील क्रेस्टो ने देवराज चौहान को सिर से पांव तक देखा। जॉर्जी उसे बता चुकी थी कि किस तरह उसने अपनी जान खतरे में डालकर उसे बचाया। तब बाकी लोग भी पास ही थे। सबने सुना। देवराज चौहान को देखते हुए नील क्रेस्टो के चेहरे पर मीठी मुस्कान उभरी। अपनी बेटी के मुंह से तुम्हारी हिम्मत की तारीफ सुनकर मुझे अच्छा लगा। तुमने मेरी बेटी को बचाया, इसके लिए मैं दिल से तुम्हारा एहसानमंद हूं। नील क्रेस्टो के स्वर में अपनापन था। लेकिन हम नेता लोग हैं, हमारी बातों को सच मत मान लेना। हमारे कहने और करने में फर्क होता है। कहते हुए वो हंसा। क्या करें, नेतागिरी धंधा ही ऐसा है जो कि सच में नहीं चल सकता। झूठ की माला तो हमें जुबान पर रखनी ही पड़ती है। देवराज चांद खामोशी से उसे देखता रहा। चेहरे पर कोई भाव नहीं उभरा। मेरे ख्याल में तुम थक गए होगे, रात भर आराम से। मैं ठीक हूं, देवराज चांद ने सपाट स्वर में कहा। तुम काम की बात करो। सच में कस्तूरी लाल ने काम का आदमी भेजा है देवराज चौहान, माना हुआ डकैती मास्टर। बहुत अच्छी तरह से तुम्हारा नाम सुन रखा है। जॉर्जी ने जो बताया वो सुनकर कि तुमने ये काम अवश्य पूरा। नील क्रेस्टो, मैं सिर्फ काम की बात सुनना पसंद करता हूँ। क्यों नहीं? आओ, उधर टेंट में बैठकर बात करते हैं। कहने के साथ ही वो पलटा और कुछ दूर नजर आ रहे टेंट की तरफ बढ़ गया। देवराज चौहान भी उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा। उसी पल जॉर्जी देवराज चौहान की बगल में आकर फुसफुसाई। तुम्हें कुछ नहीं मालूम। पापा को इस बात का आभास मत होने देना कि मैंने तुम्हें कुछ बताया है। कहकर वो पीछे हट गई। देवराज चौहान नील क्रेस्टो के पीछे टेंट की तरफ जा रहा था। जॉर्जी ने अपने कपड़े पहनकर देवराज चौहान को कब की शर्ट वापस दे दी थी, जो कि इस वक्त देवराज चौहान के शरीर पर वापस आ चुकी थी। वहां पर 7-8 छोटे बड़े टेंट लगे थे। उनके कुछ फासले पर लंबे लंबे डंडे गाड़कर उन पर कांटेदार तार लगा रखी थी कि एकाएक कोई घात लगाकर उन पर हमला न कर दे। बुरा वक्त आए तो कम से कम उन्हें संभलने का मौका अवश्य मिल जाए। इसके अलावा हर वक्त दो आदमी रिवॉल्वरें जेब में डाले पहरा देते रहते थे। आदमियों के चेहरे बदल जाते थे, परंतु पहरा हर वक्त रहता था। तारों के भीतर ही एक तरफ जमीन में 3 बल्लियां बांधकर वहां घोड़े बांधे हुए थे। इस वक्त यहाँ देवराज चांद को 10 से 15 आदमियों की मौजूदगी का एहसास हुआ। कुछ आदमी शक्लो सूरत से कठोर दिखाई देते थे। उनके हाव भाव में चुस्ती थी। कुछ मेहनतकश मजदूरों जैसे लग रहे थे। जॉर्जी को देखते
जॉर्जी के देखते ही देखते देवराज चांद क्रेस्टो के पीछे टेंट के भीतर प्रवेश कर गया। अगला दृश्य। नील क्रेस्टो देवराज चांद को देवता के पत्थर के बारे में बता चुका था कि वो बस्ती में खास जगह पर सुरक्षित रखा है। उसने देवराज चांद को खजाने के बारे में नहीं बताया। इस काम में पहले भी लोग असफल हो चुके हैं, वो वापस भी नहीं लौट सके। नील क्रेस्टो एकाएक गंभीर हुआ। देवराज चांद ने आखिरी कश लिया और सिगरेट नीचे जमीन पर गिराकर जूते से मस ली। कुछ और बताना चाहते हो, देवता के पत्थर के अलावा कोई बात? देवराज चांद बोला, इसके अलावा कुछ और नहीं है कहने को। देवराज चौहान ने नील क्रेस्टो की आंखों में देखा। तभी टेंट का पर्दा उठाकर एक व्यक्ति ने भीतर प्रवेश किया। उसने ट्रे में चाय के 2 गिलास रखे थे, जिन्हें वो छोटे पत्थर जैसे टेबल पर रख गया। चाय लो, नील क्रेस्टो ने गिलास उठाते हुए कहा। तुम्हारी बात सुनते ही सबसे पहले तो सुनने वाले के दिमाग में आएगा कि तुम इतनी बड़ी रकम देकर वो मामूली सा पत्थर क्यों पाना चाहते हो। जिसे भी उससे उस पत्थर को लेने भेजोगे, उसके पास इस सवाल का जवाब होगा तो पत्थर लाने का काम को अच्छी तरह से अंजाम दे सकेगा। नील क्रेस्टो ने देवराज चांद की आंखों में झांका। देवराज चांद शांत भाव से उसे देख रहा था। चाय ठंडी हो रही है, नील क्रेस्टो ने घूंट भरते हुए कहा। देवराज चांद ने चाय का प्याला उठाकर घूंट भरा। मेरे न बताने पर तुम उस बस्ती से पत्थर लेने नहीं जाओगे? नील क्रेस्टो के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। जरूर जाऊंगा। दोनों कई पलों तक एक दूसरे को देखते रहे। पूरी बात मालूम हो तो काम करने में आसानी। तुम, नील क्रेस्टो धीमे स्वर में बोला, डकैती मास्टर हो। तो दौलत तुम्हारी कमजोरी है, ये किसने कहा? डकैती मास्टर हो तो तुम्हें दौलत की चाहत, नील क्रेस्टो ने कहना चाहा। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर टोका। सबको ही होती है दौलत की चाहत। देवराज चौहान ने बात काटी। मुझे भी है, लेकिन एक हद तक। मैं सिर्फ उस दौलत को देखता हूं जिस पर हाथ डालने का मेरा हक बनता है। दूसरे की पसंद की गई दौलत पर मैं अपना हक कभी नहीं समझता। जिस दौलत पर तुम्हारी नजर है वो मेरी नहीं। देवराज चौहान ने नील क्रेस्टो ने देवराज चौहान की आंखों में झांका। देवराज चौहान ने चाय का प्याला रखा और सिगरेट सुलगा ली। कस्तूरी लाल, नील क्रेस्टो ने गहरी सांस लेकर कहा। फोन आया था कस्तूरी लाल का। उसने कहा तो है कि मैं तुम पर पूरी तरह से विश्वास कर सकता हूं। वो बोला कि देवराज चौहान डकैती मास्टर अवश्य है, लेकिन पैसे के पीछे पागल नहीं है। क्यों, क्या विश्वास करूं तुम पर? देवराज चौहान ने कस लिया। तुम्हें लेने गई जॉर्जी वापस नहीं लौटी। आधी रात हो गई। तभी कस्तूरी लाल का फोन आया। उसने बात की तो वो बोला कि तुम जॉर्जी को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। उसे बहुत विश्वास है तुम पर। कब से जानते हो उसे? मैं नहीं जानता कस्तूरी लाल को, उससे एक बार भी नहीं मिला। तो नील क्रेस्टो के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वो मुझे जानता होगा। मेरे बारे में इधर उधर से उसने अच्छी तरह से पूछा लगता है। तुम कहते हो कि तुमसे मिला नहीं, फिर बात कैसे हुई? 50 लाख उसने तुम्हें दिए, मुझे नहीं, मेरे आदमी सोहनलाल को। सोहनलाल के द्वारा ही उसकी मेरी बात फोन पर हुई। मिलने की कोई जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि कस्तूरी लाल ने मुझे यहाँ तुम्हारे पास भेजना था। देवराज चौहान को देखते हुए नील क्रेस्टो ने सिर हिलाया। कस्तूरी लाल कहता है तो तुम पर विश्वास करूंगा। उसने तुम्हारे बारे में जो पता किया होगा वो गलत नहीं होगा। कस्तूरी लाल इतना बड़ा धोखा रखने वाला नहीं है। नील क्रेस्टो मुस्कुराया, फिर गंभीर हो गया। असल बात तो यह है कि बस्ती वालों का उनके पास बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ है, जिसके बाहर बस्ती के लड़ाके पहरा देते हैं। खोखला पहाड़ है, उसके भीतर है वो खजाना। उस खजाने को मैं पाना चाहता हूं, जिसके लिए मुझे देवता के पत्थर की सख्त जरूरत है। पत्थर क्या करेगा? कह नहीं सकता कि पत्थर क्या करेगा,
लेकिन जिसने मुझे खजाने के बारे में बताया है उसने कहा कि 3 घंटे से ज्यादा खजाने के खोखले पहाड़ के भीतर कोई रहा तो उसके बने ढंग का सिस्टम बदल जाएगा और वो सारा पहाड़ भरभरा कर गिर पड़ेगा। लेकिन वो देवता का पत्थर खजाने वाले पहाड़ के भीतर एक खास जगह पर रख दिया जाए तो सब ठीक रहेगा, खोखला पहाड़ टूटकर नहीं गिरेगा। इसका मतलब कि पहाड़ के भीतर का सुरक्षात्मक सिस्टम बहुत अच्छे ढंग से सेट कर रखा है। देवराज चांद ने सोच भरे स्वर में कहा, कब रखा है वहां खजाना? शुरू से ही वही है। मुझे जिसने बताया वो 45 वर्ष का था। उसका कहना है कि उसका बाप भी खजाने वाले खोखले पहाड़ को अपने बचपन से देखता आ रहा है। नील क्रेस्टो ने कहा, मेरे ख्याल में तुम्हें मालूम हो गया होगा कि उस देवता के पत्थर का क्या महत्व है। देवराज चांद ने सहमति में सिर हिलाया। ला सकोगे? कोशिश करूंगा। नील क्रेस्टो देवराज चांद को देर तक देखता रहा, फिर बोला, मेरा दिल कहता है कि तुम ये काम कर दोगे। उस देवता के पत्थर के हाथ में आने से तुम्हारी समस्या हल नहीं होगी। देवराज चांद बोला, मेरे ख्याल में तो उसके बाद तुम्हारी परेशानियां शुरू होंगी। हाँ, नील क्रेस्टो बेचैन हुआ। शायद तुम ठीक कह रहे हो। देवराज चांद ने कश लिया। तुम इस काम में मेरा साथ दोगे? खजाना पा लिया तो 2-4 करोड़ की दौलत नहीं, मैं सिर्फ देवता का पत्थर लाकर तुम्हारे हवाले करने का काम करूंगा। देवराज चांद उठते हुए बोला, उसके बाद तुम्हारा मेरा कोई वास्ता नहीं। नील क्रेस्टो ने सिर उठाकर उसे देखा। पहले जो भी पत्थर लेने गया उसे बस्ती वालों ने मार दिया। वो खतरनाक लोग हैं। मैं कोशिश करूंगा कि वापस लौट सकूं। अभी मैं कुछ देर आराम करना चाहूंगा। वो बस्ती किस तरफ है? वहां तक कैसे पहुंचा जा सकता है? वो रास्ता कागज पर उतार दो। इस तरह के जंगली रास्ते में मैं भटकू नहीं। देवराज चांद के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। मैं ये काम करता हूं, तब तक तुम आराम कर लो। नील क्रेस्टो उठा और देवराज चांद के साथ टेंट से बाहर आ गया। सामने ही एक व्यक्ति दिखा तो उसे बुलाकर देवराज चांद को उसके साथ एक टेंट की तरफ भेज दिया कि आराम कर सके। चलिए दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं रोकते हैं। कहानी काफी इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि हमें पता है कि वो जो बस्ती वाले हैं वो देवराज चांद को ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब ये तो साफ है कि देवराज चांद ठीक ठाक वापस आ जाएगा और शायद कामयाब भी हो जाएगा, और शायद ताराराम के साथ मिलकर उस पत्थर को भी उठा लाएंगे और फिर कोई ना कोई और षड्यंत्र चलेगा। खैर, आने वाले भाग में इसके बारे में भी जानेंगे। आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। मिलते हैं फिर। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ।